अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैंने वॉइस कनेक्ट नहीं करी थी, मुझे आवाज़ नहीं आई। ओके, चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमने कल कर लिए थे चैट बॉट सारे। आज जस्ट हम उस पर जा रहे हैं लैंगचैन पर। लैंगचैन को देखेंगे हल्का फुल्का, फिर आप लोग इन डिटेल उसकी सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। लैंगचैन को यूज़ करते हुए हम एक डेटाबेस कनेक्ट करेंगे और हम एक चैट बॉट बनाएंगे। ठीक है, चैट बॉट नॉट असिस्टेंट। ठीक है। अच्छा, लैंगचैन क्या है, इससे आप लोग लॉग इन हो जाइएगा। एक ये एक लाइक एक फ्रेमवर्क है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को कनेक्ट करता है। ठीक है। इसमें इसी तरीके से है सारे अदर लाइक जैसे हमने ओपन एआई के अंदर पढ़े थे रिट्रीवर वगैरह, इसके अपने हैं। और हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल लाइक ओपन एआई की हम एपीआई को यूज करते हुए यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन है ये थोड़ा सा इसका लैंगचैन का। ये एक फ्रेमवर्क है, डेवलपिंग एप्लीकेशन करता है लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर। ठीक है। और लैंगचैन लाइब्रेरी है, लैंगचैन टेम्पलेट्स हैं इसमें। और इस तरीके से इसमें काम होता है कि इसके ये टेम्पलेट्स लगाए गए हैं, रिट्रीवर्स हैं, एजेंट टूल है। ये सारी चीज़ें मिलकर एक पूरा हमारा समझे पूरा एक चार्टबॉर्ड बनेगा। ये इनकी फंक्शनैलिटी है। ठीक है। Develop, write your application LangChain hit the ground running using templates। ये तो सब वो है। ठीक है, LangChain's लाइब्रेरी। ठीक है, ये लाइब्रेरी है, इसमें सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। हम यहाँ से स्टार्टअप से स्टार्ट करते हैं LangChain को। गेट स्टार्टेड, हम इसको किस तरीके से डाउनलोड करेंगे LangChain को। ये तो आपको आप समझ में आई गई होंगी चीज़ें कि डिफरेंट फ्रेमवर्क डिफरेंट पर्पस के लिए होते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये लैंगचैन क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये बड़े डेटा को उठाकर डेटाबेस पे कनेक्ट कर कर और उसके अंदर आपस में ये इंटरलिंक हो जाता है, जिसकी वजह से हम डेटाबेस का जो हमारे डेटाबेस पर डेटा पड़ा हुआ होता है उसको यहाँ से एक्सेसिबल बनाया जा सकता है। ये यहाँ पर ओपन एआई की को यूज करते हुए जो ओपन एआई के अंदर एम्बेडिंग मौजूद है उसको यूज कर सकता है। एम्बेडिंग आप लोगों को पता है। ठीक है। यहाँ पर हम ह्यूज ऑफ डेटा उठा सकते हैं जिसको हम एक डेटाबेस पर रख सकते हैं और फिर ओपन एआई के ही जरिए हम उसकी को यूज करते हुए वो जो डेटा हम अपने डेटाबेस पर रखेंगे उसकी एम्बेडिंग हम कर देंगे ओपन एआई की एम्बेडिंग के साथ। और फिर वहां से हम जो हमारा डेटा जो वेक्टराइज फॉर्म के अंदर होगा वो हम वहां से उसको एक के जरिए एक उसकी आईडी के जरिए हम उसको कॉल कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, इंटीग्रेशन वगैरह है ये सब कुछ। ठीक है। अब हम इसका उस पर चले जाते हैं क्विक स्टार्ट पर। क्योंकि स्टार्ट में क्या है कि भाई आप जुपिटर नोटबुक पे कर लें या किसी पर भी कर लें तो आपने सबसे पहले इंस्टॉल करना है किसको, लैंगचैन को। ठीक है। फिर आपने एक इन्वायरमेंट बनाना है, जैसे हमने उसकी की लगाई थी इसी तरीके से लैंचैन की होती है। हम उसकी की लगाएंगे और ये की कहाँ से आएगी, डेफिनेटली जब आप यहाँ से लॉग इन होंगे अपने ही आई उससे आईडी पासवर्ड से, तो ये आपका यहाँ से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपके ही अकाउंट से। मैंने आई थिंक गिटहब से किया हुआ है इसको कनेक्ट। हाँ, ये मेरा गिटहब से कनेक्टेड है। नहीं, ये गिटहब का लिंक है लैंचैन का। हम्म, ठीक है, अभी यहाँ पे ये सारी चीजें पड़ी हुई है। LLM चैन मतलब अब हम लाइक पिप इंस्टॉल लैंगचैन ओपन एआई। ठीक है। LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल, कौन सा मॉडल उठा रहे हैं हम, ओपन एआई का मॉडल उठा रहे हैं, लैंगचैन ओपन एआई। लैंगचैन ओपन एआई पर हम काम करने लगे हैं तो हमें इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। किस तरीके से, पिप इंस्टॉल लैंगचैन ओपन एआई। अच्छा, जस्ट आप अगर आप ओपन एआई करेंगे तो वो सब सिंपली ओपन एआई का टूल आ जाएगा। यहाँ पर आपको लैंगचैन डिफाइन इसलिए करना जरूरी है कि आप लैंगचैन के साथ ओपन एआई की एपीआई को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओपन एआई का वो वर्जन लेकर आना पड़ेगा आपको जो लैंगचैन में रन हो सके। ठीक है। तो हम जब इसको इंस्टॉल करेंगे पिप इंस्टॉल ओपन एआई नहीं करेंगे जस्ट, तो हम इसको डिफाइन करेंगे पिप इंस्टॉल लैंगचैन ओपन एआई। ठीक है।
फिर हम इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट की देंगे, जैसे हमने आप पिछले उसमें अपनी की वगैरह दी है। इसी तरीके से हम क्या कहेंगे, फ्रॉम लैंगचन ओपन एआई, ठीक है ना, लैंगचन ओपन एआई, नॉट ओपन एआई, लैंगचन ओपन एआई इम्पोर्ट करो किसको, चैट ओपन एआई को, ठीक है। ये एक इसका बिल्ट इन फंक्शन है जो हम आगे लगाएंगे। जैसे कि हम क्या कह रहे हैं, एलएलएम में स्टोर कर दो किसको, पूरा चैट ओपन एआई को। अब इसमें हम इसकी फंक्शनैलिटी को बोलेंगे क्या, कि एलएलएम में ओपन चैट एपीआई, चैट ओपन एआई के अंदर ओपन एआई की लगा दो, ओपन एआई की वो की जो कि हमारे पास हमें ओपन एआई से मिलती है। यहाँ हमको वो की लगानी है, ऊपर हमें किसकी की लगानी है, यहाँ पर हमें लैंगचन की लगानी है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, आपस में कनेक्टेड हो गए। क्योंकि हम ओपन एआई को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमें वहां से उसकी एम्बेडिंग को यूज करना है, ठीक है। उनकी एम्बेडिंग को यूज करने के लिए हम एपीआई ओपन एआई की को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एलएलएम क्योंकि ये एक हमारा वेरिएबल बन चुका है जिसके अंदर चैट ओपन एआई की सारी डिपेंडेंसीज, आल्सो लाइक डिपेंडेंसी फंक्शनैलिटी आ चुकी है। तो यहाँ पर आप इसको इन्वोक कर रहे हैं, हाउ कैन लिंक स्मिथ हेल्प दिस टेस्टिंग। अच्छा, लिंक स्मिथ यहाँ पर ऊपर डिफाइन किया है इन्होंने, लिंक स्मिथ, हाउ मेनी एप्लीकेशन यू बिल्ड विद द LangChain will contain multiple steps with the multiple innovations of the LLM calls, and there is application get more and more complex. It become crucially to be available to inspect what exactly is going inside your chain or a agent. The best way to this with LinkSmith. लिंक स्मिथ क्या है, ये अंदर की सारी फंक्शनैलिटी को बहुत अच्छी तरीके से हमें करके दिखाता है, क्या जो उसके अंदर लाइक एजेंट जो काम कर रहा है हमारा, और क्रूशली टू बी एबल टू इंस्पेक्ट कर रहा है एग्जैक्टली गोइंग इनसाइड द लैंग्वेज एजेंट के अंदर हमारे काम क्या हो रहा है, ठीक है। Note long Smith is not needed, but it is the helpful you want to be a Lang Smith after the sign up to this link above. मतलब लाइक ये इतना नेसेसरी नहीं है, अगर आप इसको कर लेते हो तो इसके अंदर की फंक्शनैलिटी को आप इजीली क्रूश मतलब देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये हमने इसमें ये लिया है, सारी इसकी कीज को लिया है, अब ये इसकी फंक्शनैलिटी पे काम कर रहा है, फ्रॉम लैंगचन, लैंगचन कोर डॉट इम्पोर्ट, ठीक है। चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स को लेकर आ रहा है, वही प्रॉम्प्ट दे रहे हैं हम जिस तरीके से हम पहले दे चुके हैं इसको, यूजर दे रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं इसका, ठीक है। ये सारी इसकी फंक्शनैलिटी है, ये डीप ड्राइव कर लिएगा, वही रिट्रीवर चेन है, जैसे कि हम रिट्रीव करते हैं, जो हम रिक्वायर्ड डेटा देते हैं उसके अंदर हम इसको किस तरीके से रिट्रीव करते हैं। ये हमारा डेटा सेट कहाँ पड़ा हुआ होगा, ये हमारा डेटाबेस पे पड़ा होगा, ठीक है। तो लाइक हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और ये वेब इंस्टॉल वीडियो, लाइक इसमें तो ये है ना कि इसमें हम हमारे पास हम चीज़ों को एक प्रॉपर वे में करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इंस्टॉल हो जाएंगी, तो हमारी फंक्शनैलिटी आप लोगों को दिख जाएगी। दिस वन, अब ये नोटबुक मैंने बनाई थी है, ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये मैंने एक चार्टबोर्ड बनाया है जो कि लॉ से रेलिवेंट डेटा जिसको दिया जाता है, और ये हमें क्वेश्चन आंसर को करके दिखाएगा। अच्छा, मैं चला लेती हूँ इसको, लेकिन ये मुझे नहीं पता। अच्छा हाँ, डेटाबेस आप लोग कौन सा यूज करेंगे, एस्ट्रा डीबी, ठीक है। ये आप लोग एस्ट्रा डीबी को सर्च कीजिएगा। एस्ट्रा डीबी मैंने कहाँ लॉग इन किया हुआ, एस्ट्रा डीबी, एस्ट्रा डीबी, सेकंड देखिए, डेटाबेस, ठीक है, ये है। ये ये आप लोग सर्च करेंगे, ये लिंक मैं चैट में शेयर कर देती हूँ, यहाँ से आप लोग लॉग इन हो जाए एस्ट्रा डीबी से। ये आपका डेटाबेस है, ये फ्री में आपको करके देगा सारा काम, ठीक है। जो चैट में दिख क्यों नहीं रहा मैसेज, मैंने कहाँ टाइप करना है यार, क्या हो रहा है ये भी नहीं कम करो मैंने तो, ओके, ठीक है। इसमें आप लॉग इन हो जाइएगा, ये डेटाबेस है हमारा, आप लोग जिससे भी कनेक्ट होना चाहें, ठीक है। लाइक मैंने गूगल से कनेक्ट करा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, पहले आपके डेटाबेस से कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। तो ये आपका मेरा क्योंकि बना हुआ है तो अर्शी लिखा हुआ आ रहा है,
आप लोग अपना मतलब जो भी आपका नाम होगा, ईमेल से जो आपने कनेक्ट करा होगा, ये इसका जी होम पेज है, ठीक है। फिर इस तरीके से इसमें सारी फंक्शनैलिटी पड़ी हुई है। हमें क्या करना है, सिंपली हमें क्रिएट करना है एक न्यू, क्रिएट अ डेटाबेस, ठीक है। आपको अगर क्रिएट करना है डेटाबेस तो आप क्या जस्ट क्रिएट करोगे, इस पर क्लिक करोगे। मैंने ये ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ये मेरा डेटाबेस लॉ डेटाबेस, ये मेरा क्रिएट है ऑलरेडी, ठीक है। जब ये आप क्रिएट करोगे तो इसमें जब आप अपनी चीजें दोगे तो देखें एक ये डेटाबेस आईडी देता है, ठीक है। ये डेटाबेस आईडी आपको उठानी होगी और वहां जहां मैं आप लोग को बताऊंगी वहां आपको डालनी होगी, ठीक है। और इसकी अपनी एक की वो होती है, इसका अपना ये लाइक इसमें एपीआई एंड पॉइंट है, ये इसके ये कॉपी कर लीजिएगा आप लोग, जो वहां दे रहे हैं आप लोगों को कनेक्ट करने के लिए। ये मेरा डेटाबेस है। यहाँ पर सिंपल अभी आपने फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिंपल एक डेटाबेस बनाना है। अभी आप लोगों ने डालना कुछ नहीं है, ठीक है। डालेंगे कैसे हम इसको, हम अपनी नोटबुक के जरिए कोड के जरिए यहाँ पर अपने डेटा को लोड करेंगे एज अ वेक्टर फॉर्म के अंदर, ठीक है। वेक्टर फॉर्म के अंदर जैसे यहाँ पर हमारा प्री प्रोसेस होकर डेटा रखा जाएगा, जस्ट हम यहाँ पे इसको कॉल किया करेंगे और वहां पर हमारी नोटबुक के अंदर हमारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती रहेगी, ठीक है। ये आपका डेटाबेस हो गया। ये आपने लॉगिन किया, यहाँ से आपने क्रिएट किया डेटा लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। ये आप क्रिएट करेंगे डेटाबेस। यहाँ पर आप अपना डेटाबेस का नाम लिख लेंगे, जो भी आपको ज्यादा बेहतर होता है, जो काम आप कर रहे हो उससे रेलिवेंट आप लोग नाम लिख लो। अच्छा यही सिलेक्ट करिएगा, ठीक है, वेक्टर, ये सिलेक्ट करिएगा, नॉन वेक्टर में वेक्टर, तो क्या आप वेक्टर फॉर्म में डेटा को अपने स्टोर करने यहाँ नाम लिख लीजिएगा। और ये यहाँ पे पूछ रहा है आप इसको, ये जो इसमें जो ऑप्शंस आ रहे हैं अमेजोन सर्विसेज, आप गूगल क्लाउड कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो रीजन है, ये मतलब इन्होंने एक ही दिया हुआ है, बस आप यूएसए ईस्ट वन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर आप इसको अपग्रेड करके आप इसको रन कर लीजिएगा, ये आपका ये लाइक आपका ये डेटाबेस बन जाएगा। अपग्रेडिंग में मत जाइएगा, जस्ट क्रिएट डेटाबेस कर लीजिएगा, सही। ये आपका डेटाबेस बन गया। आपने एक डेटाबेस के अंदर अपनी एक क्रिएट भी कर ली है, जैसे कि गिटहब के ऊपर रिपोजिटरी होती है, इसी तरीके से आपने एक क्रिएट डेटाबेस कर लिया है, जो कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक बनाना चाहें, दो बनाना चाहें, तीन बनाना चाहें, इसकी एक स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन होती है। ये आप देख लीजिएगा इनके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर के एक डेटाबेस के अंदर आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। कितनी उसके अंदर रैम होती है, मेमोरी होती है, जो आप इसको जिसको सेव कर सको। इस तरीके से ये सारी कीज आप रन कर लीजिएगा और इसी तरीके से यही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपकी जस्ट आप क्रिएट करोगे, इस तरीके से आपकी ये डेटाबेस बन जाए, सही है। अभी आपने इसके अंदर कोई डेटा स्टोर नहीं करना है, जस्ट आप यहाँ पर आप नोटबुक के अंदर कॉल करोगे तो ये सारा आपका डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली वेक्टर फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यहाँ आपने एक एम्प्टी डेटाबेस क्रिएट कर लिया, ठीक है। यहाँ से जो जो चीजें मैं कॉल करूंगी लाइक इसकी जो जो आईडीज होंगी वो आप फिर देखते चले जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने लगे, पिप इंस्टॉल, ठीक है, कैसा डेटाबेस लैंगचैन ओपन एआई टिकटॉक, ठीक है। ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि हम एक डेटाबेस को लैंगचैन पर वो कर रहे हैं, टिकटॉक मतलब हम इसके टोकन जनरेट करेंगे इसलिए। अगर आपको ये जस्ट टिकटॉकिंग देखना है, आप इसको गूगल सर्च करें, टिकटॉकिंग के अंदर क्या पड़ा है, ओपन एआई टिकटॉकिंग क्या पड़ा है, हम टिकटॉकिंग क्या करता है, डेटाबेस लैंगचैन किस कैशन किस तरीके से काम करता है, ये एक एक चीज को आपको कॉल कर लिएगा, क्योंकि फिर मेरे पास बहुत टाइम लग जाएगा, मैं फिर पूरी चीजों को आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकूंगी, ठीक है। जस्ट हमने इसको रन किया, ईमेल नोटबुक कनेक्ट हो रही है, ठीक है। अब मैं एक पिप इंस्टॉल अपग्रेड पाई पीडीएफ टू, ठीक है। ये मैं एक एक टूल लेकर आ रही हूँ जो हमारे पीडीएफ को रीड कर सकता है, ठीक है, उसको प्रोसेस कर सकता है पीडीएफ को। तो लाइक जब मेरी ये चीजें डाउनलोड हो जाएंगी तो फिर ये भी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं सारी वो चीजें लेकर आ रही हूँ, लैंगचैन कंपोनेंट्स टू यूज। लैंगचैन के अंदर जो जो कंपोनेंट्स हमें यहाँ रिक्वायर्ड है, हम उनको कॉल कर रहे हैं, क्यों किस तरीके से, लाइक ऊपर तो हम ले आए हैं लैंगचैन को ओपन एआई की टिकटॉक को। अब यहाँ पर हमें ये सारी चीजें इंस्टॉल करनी है, कौन सी, वेक्टर स्टोरेज, यू नो दैट, क्योंकि हमें वेक्टर को स्टोर करना है तो हम इसलिए लैंगचैन के वेक्टर स्टोरेज को भी लेकर आ रहे हैं। कैसे ना कैश एंड डेरा,
अनम इसको किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? अनम तुम हो? कैसेंड्रा। हाँ, कैसेंड्रा। ठीक है। हम langchain डॉट वेक्टर वेक्टर स्टोरेज डॉट कैसेंड्रा इम्पोर्ट कैसेंड्रा, ठीक है, ये जो कि हमारे, सॉरी, कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं, तुम पढ़ाती रहो। ओके, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे हम जो अपने पीडीएफ को वेक्टर फॉर्म में हम स्टोर करेंगे, तो हम इसको इसलिए कॉल कर रहे हैं। फिर हम क्या कह रहे हैं, langchain इंडेक्सेस वेक्टर स्टोर, जो हमारे वेक्टर बन रहे हैं उनके जो इंडेक्सेस हैं उनको स्टोर कर दो, और किस तरीके से स्टोर, इंडेक्स वार पर भी कर दो। ठीक है, ये सारे फंक्शन है जो हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस पर काम आएंगे। क्योंकि हमारे पास सिंपल पीडीएफ है, उसको हमने किस तरीके से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसके उसके इंडेक्सेस को सेव करना है, जब हम उसको कॉल करें तो हमारा चैटबॉट अच्छे से परफॉर्म कर सके। सिंपल, आप एक रॉ पीडीएफ उठाने लगे हो, और ये सारी चीजें जिनको हम कॉल कर रहे हैं, आपको जस्ट एक फंक्शन के क्लिक करने पर वो आपको पूरा वेक्टराइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देगा। langchain डॉट LLMs इम्पोर्ट ओपीनियन। अच्छा, langchain एक बड़े मॉडल को, LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कौन से लेकर आ रहा है, ओपीनियन के मॉडल को लेकर आ रहा है, ठीक है। अब langchain एम्बेडिंग इम्पोर्ट, अब ये एम्बेडिंग भी किसकी लेकर आ रहा है, ओपीनियन की, क्योंकि आपको पता है ओपीनियन एक बहुत बड़ा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो उसकी एम्बेडिंग को कॉल करने का मकसद ये है कि आप किसी भी तरह का पीडीएफ लेकर आओ, डेफिनेटली वो उसके साथ एम्बेड हो जाएगा और अच्छे से फंक्शन परफॉर्म करके देगा। क्योंकि उसके अंदर इतने सारे एम्बेडिंग पड़ी हुई है, जो कि आप जब अपने किसी भी छोटे से पीडीएफ को उसके साथ कनेक्ट करोगे, तो डेफिनेटली वो उसके साथ बहुत अच्छे से एम्बेड होकर आपको बहुत अच्छे आउटकम्स देगा। अभी तक जो बहुत अच्छी एम्बेडिंग यूज की जा रही है वो ओपन एआई की है, क्योंकि सबसे बड़ा लार्ज लैंग्वेज मॉडल अभी फिलहाल यही है। तो इसलिए हम ओपन एआई की एम्बेडिंग्स को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। वेक्टर बने, वेक्टर के बाद हमारी एम्बेडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब सपोर्ट द डेटा डस रिट्रीवर द हगिंग फेस। अच्छा, अब ये जो रिट्रीवर लेकर आ रहे हैं, ये हम कौन सा लेकर आ रहे हैं, जो कि सपोर्ट करेगा हमारे हगिंग फेस को। फ्रॉम डेटा सेट इम्पोर्ट लोड डेटा सेट, ठीक है, जो हमारे डेटा सेट को लोड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इम्पोर्ट कैशन को लेकर आ रहे हैं डेटाबेस लैंचन के अंदर। विद द कैशन द इंजन पावरिंग द एस्ट्रो डीपी इंटीग्रेशन इन द लैंचन, ठीक है। ये कैशन क्या करता है, ये आपके लैंचन के इंजन को इजीली डेटाबेस के साथ इंटीग्रेशन में बहुत इजीली कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से इसकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो बहुत इजीली एस्ट्रा डीबी के डेटाबेस से कनेक्ट होकर उस पे पड़े हुए वेक्टर्स को, हमारे जब हम इसको कॉल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो इजीली फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर देता है। बीच में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता कि भाई डेटाबेस से जब तक आपके वेक्टर यहाँ पे कॉल हो रहे हैं और बीच में कोई गड़बड़ हो गई और आपका आपका चैटबॉट क्रैश हो गया, ठीक है। तो ये हम कैशन इसलिए मंगवा रहे हैं कि ये क्या करता है, ये एक ऐसा पावरफुल इंजन है जो कि एस्ट्रा डीपी इंटीग्रेशन के लिए लैंचन में बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। अब ये देखें, ये हम कह रहे हैं जो हमने पीडीएफ को कॉल किया है यहाँ पर, ये जो पीडीएफ हमने इंस्टॉल किया है, तो अब हम इसको क्या कह रहे हैं, फ्रॉम फाइल पीडीएफ टू इम्पोर्ट पीडीएफ रीडर, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे जो मैं लोड करूंगी अपने पीडीएफ्स को, ये यहाँ से ये पीडीएफ यहाँ मैं उठाऊंगी, तो ये उनको रीड करने के लिए हम इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये पीडीएफ मैंने उठाई नहीं है यहाँ, जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मुझे पता नहीं है यार, मुझे बिल्कुल नहीं याद पड़ा वो पीडीएफ्स मैंने कहाँ रखे हैं ना लॉ के। तो जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे लाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी पीडीएफ ऑलरेडी लोडेड है। मतलब क्योंकि मेरा आपने डेटाबेस पे देखा है कि ये यहाँ पर तो ऑलरेडी लोड है ना, मतलब मेरे वेक्टर बने हुए हैं, मुझे तो जस्ट कनेक्ट करना है, और वो तो पीडीएफ मुझे यहाँ लाने की जरूरत नहीं, आप लोगों को लाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके यहाँ पर ये लोड नहीं होंगे तो आपको तो कॉल करना पड़ेगा ना अपने पीडीएफ्स को। मेरे तो ऑलरेडी वेक्टर बन के वहां पर लोड हो चुके हैं। मेरा डेटाबेस ये देखिए, ये इसके अंदर मौजूद है, मेरे ना मेरा पूरा डेटा मौजूद है ऑलरेडी। तो मुझे यहाँ पर उठाने की जरूरत, लेकिन आपको एक दफा जरूर उठाना पड़ेगा। जब आप इसको यहाँ उठा लेंगे और यहाँ इसको वेक्टर फॉर्म में सेव कर देंगे, तो फिर आपको बार बार अपना डेटा नहीं लाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डेटा रीड करके उसके वेक्टर बना के उसने यहाँ पर इसको डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया होगा, ठीक है।
तो ठीक है, ये मैंने चला दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए एस्ट्रा डीबी एप्लीकेशन टोकन, ठीक है। एस्ट्रा डीबी एप्लीकेशन टोकन, ये वो टोकन है जो मेरे एस्ट्रा डीबी से आ रहे हैं, ठीक है। ये मुझे वो टोकन दे रहा है, ये एक बहुत लंबा सा नंबर होगा जो आपको एस्ट्रा डीबी से उठाना होगा, ठीक है। एस्ट्रा डीबी एप्लीकेशन टोकन, ये मेरी एस्ट्रा डीबी की एप्लीकेशन टोकन है, ठीक है, जो कि आपको एस्ट्रा डीबी से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे आपको ये, आपको ये रहा आपको जनरेटेड टोकन, ठीक है। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आगे आपके टोकन जनरेट कर देगा, ठीक है। ये आपके जनरेटेड टोकन, जस्ट आप इसको क्लिक करेंगे ये आपके टोकन की आईडी बना के दे देगा। मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि ऑलरेडी मतलब मेरे तो हुए हुए ना, ठीक है। ये यहाँ से आप लोग इसको ले लीजिए। ये पूरी आईडी आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। ये वो पूरी आईडी आ गई है। अब ये क्या है, एस्ट्रा डीपी, ये वो एड्रेस है जो एक मेरा जो मैंने लॉ का डेटा बनाया, ठीक है। ये वो मेरा वो है लाइक दिस वन, ये यहाँ से मुझे इसका आईडी मिलेगा जब मैं इस पे क्लिक करूंगी। ये मेरा वो एड्रेस होगा जो मुझे देना होगा, वहां पे मुझे कॉपी करना पड़ेगा एंड पॉइंट एपीआई की, ठीक है। ये दिस वन, ये डेटाबेस आईडी, ये मेरा डेटाबेस आईडी, ठीक है। ये आपको डालना होगा, ये दिस वन डेटाबेस आईडी। कौन सा डेटाबेस आईडी, लॉ अंडरस्कोर डीबी, ये आईडी आपको वहां डालना होगा। ये सिर्फ आपके लॉ, इसके अंदर जो पीडीएफ पड़े हुए होंगे, ये खाली एक इसमें पीडीएफ पड़े होंगे जो कि आपके एक स्पेसिफिक काम के लिए होंगे। इस तरह से आप बहुत सारे मतलब अपने बना सकते हैं। मतलब अब मैं चाहूँ तो मैं एक और क्रिएट कर लूँ कोई सा, इसमें मैं नाम रख दूँ भाई, कोई सा भी नाम रख दूँ, लाइक असिस्टेंट का नाम रख दूँ कि भाई असिस्टेंट से रेलिवेंट मुझे कोई लाइक सीएनएन से रेलिवेंट कोई बुक इंस्टॉल करनी है और उसके पीडीएफ्स बना के यहाँ डाल लें, तो इस तरह से बहुत सारी भी आपकी इस तरह से डेटाबेस बन सकते हैं। किसके ऊपर, एस्ट्रोडीबी के ऊपर, ठीक है। लेकिन जहां हमको जिसको कनेक्ट करना होगा उसका एक स्पेसिफिक आईडी हम लेकर आएंगे। इस तरह से ये स्पेसिफिक आईडी जो कि हमारा एक स्पेसिफिक काम के लिए हमारा डेटाबेस बना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एस्ट्रा डीबी आईडी डाल दिया हमने। ये क्या है, एस्ट्रा डीबी एप्लीकेशन टोकन है जो हमें एस्ट्रा डीबी के ही आईडी से मिलेंगे। ये सबके लिए एक से ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एस्ट्रा डीबी का आपकी जो एप्लीकेशन आईडी है, टोकन आईडी, ये तो सबके लिए सेम ही रहेगा। ये चेंज होते रहेंगे आपके डिफरेंट टास्क के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसका आईडी डाल दिया, अब यहाँ पर ये एम्प्टी है। अब आप क्या कर रहे हैं, ओपन एआई की डाल रहे हैं अपनी इसके अंदर। क्यों, क्योंकि ये आपके उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स से की एम्बेडिंग के लिए, कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने पीडीएफ दिया, इंपोर्ट पीडीएफ, जो कि रीड करेगा। अब लाइक मेरे पास 4-5 पीडीएफ पड़े हैं, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं अपने पीडीएफ को उठाऊंगी, जितने भी मेरे पास 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी पीडीएफ हैं। ये इस तरह से है कि लाइक ये एक बुक नहीं है, इसमें मतलब बहुत सारी किताबें हैं। आप मल्टीपल पीडीएफ को कनेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको डिफाइन करोगे एक लिस्ट की शक्ल में, आप सारे पीडीएफ दोगे, पीडीएफ अंडरस्कोर फाइल की शक्ल में, ठीक है। लिस्ट ऑफ पीडीएफ, सिंगल वन पीडीएफ नहीं है। आपने लिस्ट ऑफ पीडीएफ दे दिया, यहाँ पर ये एक फाइल पीडीएफ फाइल्स के अंदर स्टोर हो गए लिस्ट ऑफ फाइल। अब यहाँ पर आइट्रेट ओवर द ईच पीडीएफ फाइल। अब यहाँ पर हम एक लूप लगा के सारे पीडीएफ को एक साथ क्या कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं, कि ये सारे पीडीएफ एक बुक की शक्ल में बाइंड हो जाएं, ठीक है। अभी जो हमने चैट ओपन एआई के ऊपर उसके प्लेटफॉर्म पर जो हमने बनाया था, आपने देखा था हम इंडिविजुअल, हम अपने पीडीएफ्स को उठाकर उस पर रख रहे थे ओपन एआई के प्लेग्राउंड में, ठीक है। उसको हम बाइंड नहीं कर रहे थे। फिर हमने एक कोड पढ़ा था, मैंने जो कल आप लोग को कोड करवाया था, उसमें एक पीडीएफ मतलब वो बाइंड फॉर्मेट में था और वो हमने डाल दिया।
यहाँ आप क्या सीख रहे हैं कि बहुत सारे पीडीएफ अगर आपके पास रॉ फॉर्म में मौजूद है, आपने उनको कैसे बाइंड करके एक पीडीएफ बनाना है। तो आपने इसके लिए आपको ये वाली लाइब्रेरी को लेकर आना था, पाई पीडीएफ टू, ठीक है। और पीडीएफ रीडर को आपने इसमें कॉल किया, जो आपके ये डिफरेंट रॉ पीडीएफ को रीड करेगा। जस्ट ये रॉ आपका डेटा है और इसको बाइंड कर रहा है पीडीएफ फाइल के अंदर। अब हम इसमें एक लूप लगा फॉर लूप लगा रहे हैं कि फाइल पाथ करो, किसकी फाइल पाथ को, पीडीएफ फाइल्स के हर पाथ को रीड करते चले जाओ और फाइल पाथ में देखो, ठीक है। अब ये क्रिएट पीडीएफ ऑब्जेक्ट डायरेक्ट विद द फाइल पाथ, ठीक है। अब ये डायरेक्ट हमारा ये जो पीडीएफ फाइल रीडर है, इसने क्या करा, पीडीएफ रीडर के अंदर डाला और इसने फाइल पाथ दे दिया, कौन सा, जो हमने उसको यहाँ से हमने जो ये पूरा, ये तो हमने पाथ दे दिया ना, जो हमारे कंटेंट के अंदर सारे पीडीएफ हैं। तो ये पीडीएफ फाइल का हमने इसको पाथ दे दिया और इसने इसको स्टोर कर दिया फाइल पाथ के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका फाइल पाथ इसको दे देंगे, फाइल पाथ, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस लेंथ पीडीएफ डॉट रीड पेज। अब यहाँ पर वो पूरा आपका रीड करेगा कि कितने पेजेस हैं, कितना आपको नंबर ऑफ पेजेस आए हैं। ये देखेंगे सारा इसको ये दिखा रहा है कि पीडीएफ फाइल जो है कंटेंट वन पीडीएफ के अंदर कितने पेजेस हैं, 19 पेजेस हैं, ठीक है। जो कंटेंट वन था इसमें कितने पेजेस थे हमारे पास, 19 पेजेस हैं। दूसरा पीडीएफ वो रीड कर रहा है, इसमें 18 पेजेस हैं। तीसरा पीडीएफ के अंदर 15 पेजेस हैं और इन सबको इसने कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको कह रहे हैं कि अब ये रॉ टेक्स्ट कंटेंट पूरा, ये इसके साथ ये पूरा इसको हमने रीड टेक्स्ट फ्रॉम द पीडीएफ, हमने इसको एक एक पीडीएफ को हमने रीड कर लिया और इसने रीड करके आगे देखें। अब हम इससे रॉ टेक्स्ट को, रॉ टेक्स्ट क्या हो गया हमारा, मैं इसको ये देखना चाह रही हूँ कि जो इसने रॉ टेक्स्ट के अंदर कंटेंट को प्लस करता चला गया, सारे पीडीएफ्स एक साथ कंबाइन करता चला गया। अब मैं उसको देखना चाह रही हूँ कि वो किस तरीके से दिखा रहा है मुझे रॉ टेक्स्ट। अब इसने क्या करा, सारे पीडीएफ्स को कनेक्ट कर दिया और एक रॉ फॉर्मेट में इसने हमें दे दिया, ठीक है। अब मैं सिर्फ ये देखना चाह रही हूँ कि मेरे पीडीएफ आए भी हैं या नहीं आए सारे। तो देखिए ये सारे मेरे पीडीएफ आ गए हैं, ठीक है। मतलब अब इसको आप कॉपी कर लें, कॉपी कर आप अपने उस पर देख लें, ठीक है। ये सारा रॉ फॉर्मेट में मेरा पूरा पीडीएफ एक साथ कंबाइन हो गए। अब मैं क्या कर रही हूँ, इनिशियलाइज द कनेक्शन टू योर डेटाबेस। अब मैं क्या कर रही हूँ, इनिशियलाइज कर रही हूँ अपने डेटाबेस को, ठीक है। किसके साथ, जो मैंने पीडीएफ यहाँ पर रॉ टेक्स्ट के फॉर्मेट में ये सारा डेटा जो मैंने कंबाइन कर लिया, अब मुझे ये सारा डेटा अपना कहाँ डालना है, एस्ट्रा डीबी के एम्प्टी फोल्डर के अंदर जाना है, जो मेरा लॉ डेटाबेस है, ठीक है। लॉ डीबी के अंदर अब जो मैंने पूरा ये एक काम किया है, ये जो मैंने पूरे पीडीएफ को कनेक्ट कर लिया है, इनको मैं किस तरीके से डालूंगी, इनिशियलाइज किस तरह से करूंगी, ये देखिए, कैशन इनिट कर दो, टोकन, टोकन यानी कि ये जो हम इसको टोकन कॉल कर रहे हैं, ये जो इसके टोकन है, ठीक है। ये एस्ट्रा डीबी इस तरह से है कि आप जैसे इसको कॉल करोगे ना, या आपका जितना भी पीडीएफ है, ये इसको टोकनाइज करके आपके उसमें सेव कर लेगा, ठीक है। डेटाबेस आईडी एस्ट्रा डीबी आईडी क्या है मेरा, जो मैंने ऊपर आप लोगों को डिफाइन करा था, एस्ट्रा डीबी आईडी, इसके अंदर रखने मुझे ये टोकन्स मेरे इस पीडीएफ के साथ इसको टोकनाइज कर देंगे, टोकन दे देंगे, आपको पता है, मतलब एक नंबर दे देंगे। अब ये मेरे सारे पीडीएफ इसके साथ टोकनाइज हो चुके हैं और इसके अंदर मैं कॉल कर रही हूँ, ये इस वेरिएबल के अंदर ये मेरा पूरा इसका पाथ डिफाइंड है, एस्ट्रा डीबी आईडी। यहाँ पर मैं क्या करने लगी हूँ, अब मैं यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करने लगी हूँ। वहां पर अभी तक मेरा एम्प्टी था, क्या, लॉट डीबी। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर वो इनिट हो रहा है और एज अ टोकन लेकर इसके अंदर सेव हो रहा है, ठीक है। ये देखेंगे, ये मैंने जस्ट इसको दिया और ये इसने इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या हुआ, जितना भी मेरा रॉ डेटा था, अब वो मेरा एक्स्ट्रा डीबी के अंदर यहाँ पर आकर स्टोर हो चुका है, ठीक है। इसमें अब मेरा सारा डेटा स्टोर हो गया। अब मुझे बार बार अपने ये पीडीएफ लाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने यहाँ से, यहाँ जो मैंने पीडीएफ अपने लैपटॉप से उठाए होंगे और यहाँ पर जो मैंने अपने पीडीएफ स्टोर करे होंगे, अब मुझे जरूरत ही नहीं है। अब जस्ट मैं क्या करूंगी, अपनी डेटाबेस को कॉल करूंगी, यहाँ मेरे वेक्टराइज फॉर्म के अंदर मेरा पड़ा हुआ है। अब कोई आप ऐप बनाए या कुछ भी बनाए, कोई लाइक मोबाइल ऐप बनाए या वेबसाइट बनाए, जस्ट अब मैंने क्या करना है, अपने अपने जो मेरा एस्ट्रा डीबी है उसका मैंने आईडी देना है और अपना आईडी मतलब मीन अपना एस्ट्रा डीबी का टोकनाइजेशन देनी है और अपना एस्ट्रा डीपी का आईडी देना है। आईडी देने से क्या होगा, वो उसको कनेक्ट कर देगा एज अ टोकन की शक्ल में, ठीक है। अब मैं क्रिएट कर रही हूँ लैंगचेन एम्बेडिंग, ठीक है।
क्या हुआ, अभी तक मेरे टोकन बन के, मतलब मेरे जो एस्ट्रा डीबी था उसने टोकन लिए और मेरे पीडीएफ के साथ कनेक्ट हुए, और पीडीएफ में ये जितना रॉ टेक्स्ट पड़ा था मेरा, इनको सबको टोकन दे दिए, जैसे फॉर है, रिस्पॉन्सेज है, इन सबको एक एक टोकन असाइन कर दिए। टोकन में नंबर असाइन कर दिए। अब जो ये नंबर है, अब मैंने क्या करना है, इनको एम्बेड करना है किसके साथ, ओपन एआई की एम्बेडिंग के साथ। ठीक है, क्योंकि वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। अब मैं जो मेरे टोकन बन चुके हैं, सिंपल, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सिर्फ अपनी जो एस्ट्रा डीबी था, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ये सहूलत देता है कि आप उसको उसके उसके टोकन्स को यूज करते हुए अपने पीडीएफ जब उसके साथ कनेक्ट करते हो, तो वो आपके पीडीएफ को एज अ टोकन फॉर्मेट के अंदर, वेक्टर फॉर्मेट के अंदर टोकन जनरेट करके उनको सेव कर लेता है। अब उन टोकन को मैं क्या कर रही हूँ, एम्बेड कर रही हूँ ओपन एआई के एम्बेडिंग के साथ। एलएलएम ओपन एआई की, जो कि हम ओपन एआई से लेते हैं, और उसकी एम्बेडिंग को क्या कह रही हो, एम्बेडिंग ओपन एआई एम्बेडिंग, और उसकी की को इसको कॉल करके इस तरीके से मैं इसको कनेक्ट करने लगी हूँ। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये मैंने इसको सारे इसके वेरिएबल्स के अंदर इसको स्टोर कर लिया, क्रिएट लैंग्वेज एम्बेडिंग। ठीक है, क्रिएट योर लैंग्वेज वेक्टर स्टोर बैक बाय द एस्ट्रा डीबी। ठीक है, अब ये एस्ट्रा डीबी इज इक्वल टू, ठीक है, अब ये मैं यहाँ पर एम्बेडिंग एम्बेडिंग कर रही हूँ। ये एस्ट्रा डीबी का मैंने क्या कर दिया, कैसेंड्रा, कैसेंड्रा क्या कर रहा है, एम्बेडिंग कर रहा है। टेबल नेम, अच्छा, टेबल नेम, लाइक ये टेबल नेम होता है कि आप किस टेबल के अंदर इनको एक किस सीक्वेंस में आप इसको स्टोर करना चाहते हो। क्यों मिनी डेमो के अंदर मैं इसको स्टोर करने लगी। आप ये एस्ट्रा डीबी का, आप इसकी फंक्शनैलिटी में जाइएगा, देखेंगे आप कितने पैरामीटर ये देता है, और टेबल नेम कितने टाइप के होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो टेबल टाइप मैं दे रही हूँ, क्यू मिनी डेमो दे रही हूँ, और भी टेबल टाइप होते हैं लेकिन यहाँ पर मुझे रिक्वायर्ड है क्यू मिनी डेमो। ठीक है, क्यू मिनी डेमो। अच्छा, आपको अगर इसकी फंक्शनैलिटी को देखना है तो आप इसको इस तरह से सर्च कर लीजिएगा गूगल के अंदर कि ये किस तरीके से, मतलब टेबल किस तरह से ये उठाएगा। सेशन नन है कि स्पेस भी नन है। ठीक है, अब ये मेरा एस्ट्रा डीबी, एस्ट्रा वेक्टर स्टोर हो चुके हैं, सही है। यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया है, जो मेरे वेक्टर फॉर्मेट थे, जो मेरा वेक्टर फॉर्मेट में डेटा पड़ा हुआ था एस्ट्रा डीबी के अंदर, अब मैंने इसको एम्बेड कर दिया है। ठीक है, एक्स्ट्रा वेक्टर स्टोर। ठीक है, एक्स्ट्रा वेक्टर को मैंने एम्बेडिंग के जरिए उसमें एम्बेड कर दिया। अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब ये कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर है। ठीक है, ये लैंग्वेज में टेक्स्ट स्प्लिटर है जो कि आपके टेक्स्ट को स्प्लिट करेगा। we need to split the text using character text split such that the should need to increase the token size। ठीक है, अब मैंने इसको एक क्लास बनाई है इसकी, जिस तरीके से हम उसमें नहीं कर रहे थे, हर फंक्शनैलिटी को कॉल करने के लिए एक क्लास बना रहे थे और उसमें फिर हम पैरामीटर डिफाइन कर रहे थे। ये टेक्स्ट स्प्लिटर है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिट कर देगा, जो जितने करेक्टर होंगे। ठीक है, अच्छा, स्प्लिटर क्या कह रहा है, स्लैश एन है, और चंक साइज क्या दे रहा है, 80 दे रहा है। ये आप अपने ऊपर कर लिएगा कि आप जो भी चंक साइज देना चाहें, क्योंकि क्या होता है कि आप एक साथ बहुत बड़ा डेटा चढ़ाते हो तो वो सपोर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास सब मतलब 3 लाख का पेजेस का डेटा है, अब 3 लाख के, आप एक 3 लाख की क्वांटिटी को आप पूरे एक शक्ल में चंक्स बनाकर देते हो और फिर उसको टोकन वो करते हो, तो ये मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो बड़े टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, कि भाई लाइक जैसे 100 पीडीएफ है, 100 पीडीएफ को जैसे आपने क्या करा कि 10 10 के चंक्स बना दिए, कि भाई 10 पेजेस का चंक्स एक बन गया, फिर 10 पेजेस का चंक्स एक बन गया, फिर 10 पेजेस का, इस तरीके से 100 पेजेस के कितने चंक्स बन गए, हमने 10 10 चंक्स बना दिए। इसी तरीके से हमने क्या करा, 800 चंक्स बना दिए जितने हमारे पीडीएफ थे। चंक ओवरलैप 200 कर दिया ऑफ लेंथ और फंक्शन लेंथ। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट स्प्लिटर, और जो जो हमारा पूरा टेक्स्ट था, ये जो हमारा पूरा टेक्स्ट आया है किसमें, ये जो हमने यहाँ लोड किया, ठीक है, पूरा एक साथ बनाकर, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर इसको, कि टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिटर डॉट स्प्लिट रॉ टेक्स्ट, और रॉ टेक्स्ट क्या था हमारा, ये हमारा रॉ फॉर्मेट में जो टेक्स्ट आया था। अभी तक हमने सब फंक्शनैलिटी बयान करी थी, अब क्या कर रहे हैं, हम टेक्स्ट के ऊपर काम करने लगे। ठीक है,
इस टेक्स्ट को, इस रॉ टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं हम, इसके चंक्स बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ अब इस टेक्स्ट को हम तोड़ने लगे और चंक्स फॉर्मेट में रखने लगे। ये रॉ टेक्स्ट को उसने, इस टेक्स्ट का टेक्स्ट उसने वेरिएबल में सेव कर दिया, और ये सारा जितना पीडीएफ था ये किस तरीके से ये डिवाइड हो गया हमारा, किस तरह से, जो हमने इसको डिफाइन करा है। क्या चंक साइज हमने 800 और चंक ओवरलैप 200 और लेंथ इज इक्वल टू लेंथ करनी है। ठीक है, अब ये देख रहे हैं आप स्लैश, ये हर हर एक दूसरे वर्ड के बाद इस तरीके से स्लैश आ रहे हैं, ये इसको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, आपके टेक्स्ट को स्प्लिट करता चला जा रहा है। और फिर ये इस तरह से, ये जो जो जहां जहां स्प्लिटिंग कर रहा है, यहाँ से ये स्प्लिटिंग करने के बाद इसको अलग सेंस में रीड करेगा, और फिर उसको आपके एम्बेडिंग की शक्ल, पहले टोकन देगा और फिर क्या करेगा, उसकी एम्बेडिंग कर देगा। अच्छा, यहाँ क्या शो करवा रही हूँ मैं, टेक्स्ट 50 शुरू से लेकर 50 तक के तुम वो उठा लो जो इसने स्प्लिटिंग करी है। ठीक है, अब इसने स्टार्ट से लिया, ठीक है, जो मेरा टेक्स्ट था स्टार्ट से उसने उठाया, और कहाँ तक उठाया इसने, 50 इंडेक्स तक इसने मेरा चंक्स उठा लिया। ठीक है, ये देखो कितना 50 पेजेस तक इसने मेरा चंक्स को उठा लिया। ये मैं जस्ट आपको शो करके दिखा रही हूँ किस तरीके से ये टेक्स्ट को इसने स्प्लिट कर दिया। टेक्स्ट तो ऐसा होगा ना, पूरा एक लाइन में चलता चला जा रहा है, एक पैराग्राफ है, उसमें आप पूरा एक पैराग्राफ डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर तो हमारा उस तरीके से नहीं समझेगा ना। तो हमने क्या करा, स्लैश लगा के, स्लैश एन लगा के, हमने जितना उसको डिफाइन करा है कि तुमने कितने टुकड़ों में टेक्स्ट को तोड़ना है। ठीक है, ये उसने इस तरह से हमारा एक रॉ टेक्स्ट को स्प्लिटिंग कर दिया हमारे टेक्स्ट की। ठीक है, और जस्ट ये हमने इसके 15 इंडेक्सेस उठाए। अब लोड डेटा इनटू द वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो लोड हो रहा है वेक्टराइज्ड शक्ल में। ठीक है, here extra vector store dot data text is equal to, मतलब मैं कितना दे रही हूँ शुरू से लेकर 50 तक का प्रिंट इन। ठीक है, इसे हेडलाइन दे दो और 50 तक दे दो, एक्स्ट्रा डीबी इंडेक्स स्टोर। ये क्या कर रहा है यहाँ पर, वेक्टर स्टोर इंडेक्स बार बार कर रहा है, जितना भी आपका इंडेक्स डेटा है उसको ये वार कर कर आपको स्टोर करके दिखा रहा है इनसाइड वेक्टर 15 हेडलाइंस के अंदर। इसने इसको 15 हेडलाइंस के अंदर स्टोर कर दिया, क्योंकि इसमें इतना ही डेटा पड़ा होगा जो इसने इंसर्ट कर दिया, कितनी 50 हेडलाइंस की शक्ल में। ठीक है, यहाँ तक हमारा डेटा क्या हो गया, ये स्टोर हो चुका है एस्ट्रा डीबी के अंदर वेक्टराइज फॉर्म में, और वार्ड भी हो गया है इंडेक्सेस की शक्ल में। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम अपने चैटबॉट की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या काम किया है, हमारा जो पीडीएफ था, हमने उस पीडीएफ को उठाया, उसको कनेक्ट करा, कनेक्ट करने के बाद हमने उसको हमने वेक्टर फॉर्म के अंदर लेकर आए, हमने एम्बेडिंग करी, हमने स्प्लिटिंग करी, उनको चंक्स की शक्ल में हमने स्प्लिट करा, ताकि हमारा डेटा एक प्रोग्रेसिव फॉर्म के अंदर आ सके, जिसको हम प्रोसेस कर सकें अपने चैटबॉट के लिए। अब हमारा डेटा जो है वो बिल्कुल रिफाइन होकर, स्प्लिट होकर इस डेटाबेस के ऊपर स्टोर हो चुका है। और अब उस रॉ डेटा को जो हमने स्टार्ट में उठाया था, अब वो प्री प्रोसेस हो गया, अब हमारे चैटबॉट की क्लास के अंदर इजीली कॉल हो सकता है। ठीक है, अब हम उसको रीड कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन पूछकर। ठीक है, ये हमारा काम है। अब रन द QA साइकिल, क्वेश्चन आंसर साइकिल। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करने लगे हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू, ठीक है, क्वेश्चन को हमने ट्रू कर दिया, जो पहला क्वेश्चन दिया वाइल ट्रू इफ फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन टेक्स्ट क्यूरी टेक्स्ट में चाहे इनपुट इंटर योर क्वेश्चन। अब ये हम एक पूरा फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, वाइल लूप के अंदर, कि जो हमने डेटा दिया है उसको हम किस तरीके से कॉल करने लगे हैं। ठीक है, इंटर योर क्वेश्चन और टाइप क्वाइट टू एग्जिट, मतलब एक चैटबॉट के लिए हम कोड लिख रहे हैं कि जब क्यूरी टेक्स्ट तुम्हारे पास आए तो तुमने क्या करना है, इंटर क्वेश्चन करना है, और अगर तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिल चुका हो तो तुमने क्या कर देना है, क्वाइट या एग्जिट कर देना है। किस तरीके से, लाइक यहाँ पर एक आपका एक जैसे इनपुट नहीं देते टेक्स्ट, यहाँ पर आपका इनपुट टेक्स्ट खुलेगा, आपने मैंने जैसे इसको क्वेश्चन दिया, NBY लॉग कॉन्फ्रेंस फंक्शन, ये क्या है, ठीक है, फिर इसने ये पूरा जैसे डिफाइन कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी को हम बता रहे हैं कि तुमने इनपुट लेना कैसे है, इनपुट लेने के बाद अगर मजीद क्वेश्चन कंटिन्यू है तो तुमने कंटिन्यू करना है, और अगर क्लाइंट ने आकर मजीद क्वेश्चंस नहीं करने तो आपने एग्जिट कर जाना है।
ये सिंपल पाइथन का कोड है, ठीक है। ये कोई वो नहीं है कि LangChain के अंदर है या फिर OpenAI के अंदर है, ये सिंपल पाइथन का कोड है। जो कि आप इसमें आप एक चैटबॉट बनाने के लिए आप ये कोड लिख रहे हो व्हाइल लूप की शक्ल में। अब व्हाइल लूप में मैंने ट्रू कर दिया, क्या ट्रू कर दिया कि जब फर्स्ट क्वेश्चन आए तो तुमने क्वेश्चन लेना है और एंटर करना है, और डेफिनेटली वो फिर क्या, वो आपके एस्ट्रा डीपी के जो वेक्टर्स पड़े हुए एम्बेडिंग हुई हुई है उनमें से जाकर वो क्यूरीज लेगा, क्यूरीज लाके जो उसकी क्यूरीज होगी उससे रेलिवेंट वो आपको आंसर करेगा। जस्ट अगर आपको एक ही क्वेश्चन पूछना है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप क्या कर दो, क्वाइट कर दो या एग्जिट कर दो। इसको करने से आपका चैटबॉट रुक जाएगा, ठीक है। एल्स अदरवाइज क्यूरी टेक्स्ट इंपोर्ट व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर आप एग्जिट नहीं कर रहे तो ये क्या करेगा, अगर इसने यहाँ पर क्वाइट नहीं दिया तो ये एल्स कर कर क्या करेगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेगा और आपको दोबारा उसका रिप्लाई दे देगा। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आपने क्वाइट करना है या एग्जिट करना है तो आप जस्ट उसके अंदर जो आपका एक प्रॉम्प्ट खुलेगा, मतलब लाइक एक बॉक्स खुलेगा जिसमें आप टाइप कर रहे होते हो इंटरफेस के अंदर, तो अब वो आप एग्जिट कर दो, ठीक है। इफ क्यूरी इज इक्वल टू लोअर, क्वाइट लोअर, क्योंकि हमें ये सब चीजें बतानी पड़ेंगी कि आप, क्योंकि आपको पता है पाइथन केस सेंसिटिव है तो हमें लोअर उसमें रखना है जो भी उसको दिया जाए, ठीक है। लोअर फॉर्म में क्या, क्वाइट, अगर आपको क्वाइट लोअर टेक्स्ट के अंदर देना है तो वो इज इक्वल टू ब्रेक कर देगा क्वाइट, ये क्वाइट। अगर आप कैपिटल लेटर में क्वाइट दोगे, कैपिटल लेटर में क्यू को लिखोगे तो वो उसको एग्जीट नहीं करेगा, तो आपने लोअर फॉर्म में लोअर उस लेटर में करना है तो वो उसको क्वाइट कर देगा। इफ क्यूरी टेक्स्ट इज इक्वल टू, मतलब अगर कंटिन्यू करना है तो वो आगे मजीद टेक्स्ट लेता रहेगा और उसको कंटिन्यू कर देगा। फाइन, ये आपने एक व्हाइल लूप लगाकर चीजें आपने इसको इसके अंदर डिफाइन कर दी। फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू फॉल्स, और क्या कर देना फिर, फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू फॉल्स प्रिंट कर देना। क्या प्रिंट करना है अब देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है आप इससे क्या क्या निकलवाना चाहते हैं। यहाँ तक तो उसने प्रोसेस कर दिया, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चीजें इसके क्वेश्चन के अंदर से निकालना चाहते हैं। लाइक इसमें कह रहा है क्वेश्चन के अंदर क्यूरी टेक्स्ट लेकर आओ, आंसर एस्ट्रा डीबी डॉट। अब अगर आपने इसने LM के, मतलब आपने जो क्यूरी टेक्स्ट दिया है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर मौजूद है, और आंसर किस तरीके से वो प्रिंट करेगा तो वही सारी इसकी फंक्शनैलिटी को बता रहा है कि लाइक जैसे मैंने इसको ये दिया NP बाय लॉ कॉन्फर फंक्शन, ठीक है। ये क्या है, तो एस्ट्रा डीपी मतलब कि पूरा बता रहा है कि एस्ट्रा डीपी से इसने किस तरीके से लिया, टॉप क्यूरी कैन ओनली विद द रन ऑफ द कॉन्सिस्टेंसी लेवल ऑफ द वन लोकल, ये पूरा उसका एड्रेस बता रहा है जहां से हमारा ये मॉडल चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर उसने पूरी क्यूरी दी है, ठीक है, किसकी, हमारे एस्ट्रा डीपी की दी है, और यहाँ से उसने आंसर शुरू करा है, ठीक है। आंसर क्या शुरू करा है, जो हमारा रेलिवेंट क्वेश्चन था उसी से रेलिवेंट जो हमारे एस्ट्रा डीपी के ऊपर वेक्टर्स की शक्ल में हमारे टोकन पड़े हुए हैं वहां से ये इसका आंसर लेकर आया। द फेडरल गवर्नमेंट में बी द लॉ डिलाइट, जो इससे रेलिवेंट हमारे क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है ये लॉ से रेलिवेंट हो, आप मेडिकल से रेलिवेंट भी चैटबॉट बना सकते हो तो ये उसी तरह का आंसर लेकर आएगा। आपको बताने का मकसद ये है कि इसका रिप्लाई किस तरीके से आएगा। ये वार्निंग क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ ये हमने इसको बताई है कि आपने किस तरीके से बताना है कि आप कहाँ, मतलब आपका डेटा कहाँ रखा हुआ है, कौन सा मतलब डेटाबेस है। आप ये नहीं करना चाहते तो आप मत करो, जस्ट आप क्वेश्चन और इसका आंसर ले लो, ठीक है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट बाय रिलीज, ये सारी वो नॉलेज दे रहा है जो हमने इसको बताई थी। व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने क्वाइट कर दिया तो ये निकल गया। ये देख लो ये सारी डिटेल, बास क्लाइंट को इन सारी डिटेल्स की जरूरत होती है। जैसे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे कैस्ट्रा डीपी ये सब बता रहा है कि ये टोकन जो ये कहाँ स्टोर है, तुम्हारा लोकल जो टोकन है कहाँ पर स्टोर है, रिकमेंड, और फिर ये इन चीजों की भी डिटेल बता रहा है कि ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा है रिकमेंड ऑफ द फेडरल से लेकर आ रहा है, रिकमेंडेशन फॉर द फेडरल, ये फेडरल ने रिकमेंडेशन दी थी। फिर ये आपको गवर्नमेंट का भी बता रहा है कि ये मतलब क्योंकि हमने इसको सारी चीजें बताई हैं कि तुमने इस तरीके से इसकी फंक्शनैलिटी को लेकर आना है। जो तुम PDF दे रहे हो तो उससे रेलिवेंट ये लॉ कब पास हुआ, इसमें से गवर्नमेंट ने कब, कौन सी गवर्नमेंट ने इसका, पार्लियामेंट ने जवाब दिया था, और किस किस तरीके से ये सारी चीजें जो आंसर इसका डिलीवर हो रहा है वो किन सर्कमस्टेंसेस से निकला था, कहाँ पर बोला गया था। तो क्या ये पूरा आपका PDF को इतने अच्छे से रीड कर लेता है कि ये आपकी सारी जो उसके अंदर उसकी वो है पॉसिबिलिटीज कि वो आपके रिक्वायर्ड जगह से जो आंसर निकाल के लेकर आ रहा है
तो वो आपको ये बताना चाह रहा है इस क्वेश्चन का आंसर आपको इन डिटेल, ये सारी जो इसकी एक ही क्वेश्चन की डिटेल है, और ये क्या है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट बाय रेलिवेंस, ठीक है। ये उस डॉक्यूमेंट की, ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो हमने लोड करा था उससे ये इसका जवाब लेकर आ रहा है। और ये कहाँ बोला गया, कौन से पार्लियामेंट में बोला गया, किस तरह से बोला गया। इसी तरीके से अगर आप मेडिकल से रेलिवेंट लेते हैं डेटा, और उसमें आपने पूरा एक पीडीएफ इस तरह से दिया हुआ है कि कब रिसर्च हुई, कौन सा डॉक्टर ने करी, कब रिलीज हुआ ये पेपर, किस बीमारी पर था, तो इसी तरीके से आपकी मेडिकल टर्म्स से भी रेलिवेंट सा आ रहा है, ये इसका डेटा निकल कर आ जाएगा। तो ये एक एफिशिएंट चैटबॉट है जो आपको सिर्फ जवाब नहीं देगा, आपको सारी उस सिचुएशन से रिलेट सारी नॉलेज भी निकाल कर देगा। जैसे कि आप देखते हैं ना, कुरान की तफसीर होती है, जब कोई आयत उतरती है तो उसका जो तर्जुमा होता है, फिर उसकी एक तफसीर बनती है कि भाई ये कब उतरी थी आयत, क्यों उतरी थी, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, किस वजह से उतरी। तो इसी तरीके से ये चैटबॉट इतना एफिशिएंट है कि ये सारी चीजें उस सिचुएशन के हिसाब से बता रहा है। जो भी आप इससे सवाल करेंगे कि किस सिचुएशन में ये कौन सा लॉ किस लिए पास किया गया था। तो ये मैंने आपको एस्ट्रा डीपी कनेक्ट करना बता दिया, और लैंड चैन किस तरीके से काम करता है, इसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी पड़ी हुई है। आप लोग जरूर इसके प्लेटफॉर्म पे जाइएगा, ये लैंड चैन पर, और ये सारे इसके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, एक एक कि किस तरीके से स्टार्ट करना होता है, मॉड्यूल्स क्या पढ़े हैं, इसमें कौन कौन से सिस्टम पढ़े हैं। सिर्फ ये एक ही तरह से चैटबॉट नहीं बनेगा, इनकी अपनी बहुत सारी फंक्शनैलिटी है इसमें। तो इसमें ओपन एआई को लेकर आए, आप देखें कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये डॉक्यूमेंट्स है, इसमें इंटीग्रेशन भी है, सब कुछ है, और बहुत ज्यादा लंचन के ऊपर भी काम हो रहा है। तो मैंने बस मेनली आप लोगों को वो चीजें डिफाइन कर दी हैं जिन पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और किस तरीके से आप एनएलपी को यूज करते हुए आप किस तरीके से एक अच्छा चैटबॉट असिस्टेंट, या आप कोई भी काम कर सकते हो, लाइक आप वीडियो जनरेट कर सकते हो, आप ऑडियो जनरेट कर सकते हो। तो हमने जनरेटिव एआई को एक्सप्लोर किया है कि आज के दौर में जनरेटिव एआई से क्या क्या काम हो रहे हैं। पहले तो सिर्फ ज्ञान ही था, आप ज्ञान को आगे आगे मॉडिफाई करते करते देखें क्या क्या चीजें बन रही हैं। म्यूजिक, फिल्में भी बन रही हैं, मतलब ड्रामे बन रहे हैं जनरेटिव एआई से, जो कि मुस्तकिल चल रहे हैं, जिसका कोई एंड नहीं है। वो रोज कोई करेक्टर बनाता है, रोज स्टोरी बनाता है। तो जनरेटिव एआई से आपको पता है पूरे पूरे प्ले भी बन रहे हैं, ड्रामे बन रहे हैं, वो नॉन स्टॉप 24 घंटे ड्रामे चलते रहते हैं। आप सर्च करिएगा गूगल पे जाकर, ये जनरेटिव एआई में किस तरह का काम हो रहा है। ठीक है, तो आज हम बस खत्म करते हैं क्लास को, और ये कोर्स को भी यहाँ पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह आप लोग जरूर इसको पढ़ेंगे और इस पे काम करेंगे। ठीक है जी, अनम तुमने कुछ कहना है? ठीक है, मैं क्लास में हूँ। बहुत बहुत थैंक्स। बहुत अच्छे लेक्चर्स थे सारे, बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा रहा सब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम क्वेश्चन है मेरा एक। हाँ पूछो। प्लेजरिज्म पे ये वर्क करती है एआई? हाँ, प्लेजरिज्म ये भी सब पॉसिबल है, ठीक है। हम ऐसे टूल्स बना सकते हैं जो प्लेजरिज्म पर काम करता है, और आप ऐसा कंटेंट जनरेट कर सकते हो जो प्लेजरिज्म, मतलब उसमें आपका बिल्कुल नथिंग, कुछ भी, मतलब प्लेजरिज्म 100% होगा आपका। अच्छा, अगर एआई यहाँ पे जो एक चीज मैं ऐड करूँ जो मैंने अभी पर्सनली एक्सपीरियंस किया। जैसे मेरी एक वेबसाइट है, उसमें मैं ब्लॉग्स डाल रही थी। पहले मैं उसको एआई से जनरेट कराती थी, चैट जीपीटी से। उसके बाद जनरेट कराने के बाद फिर मैं उसको कोयल बॉट पे ले जाके उसको रिफ्रेश करके फिर उसको एक और वो है प्लेजरिज्म चेकर, वहां ले जाके तकरीबन फिर वो जब 100% प्लेजरिज्म फ्री आ जाता था तो मैं डाल रही थी, और मैं यही सोच रही थी कि ये डिटेक्ट नहीं हो रहा है। नहीं देन नहीं। एक मैंने ब्लॉग खुद लिखा, हाँ। और उसको जब मैंने डाला तो उसी वीक में सबसे ज्यादा जो है रिव्यूज आए। उससे पहले कोई रिव्यूज ही नहीं थे उस पे। तो हम्म। जब वो डिटेक्ट कर लेता है ना कि कंप्यूटर जनरेटेड है, तो फिर वो उसको उस एल्गोरिथम में रन नहीं हो रहा होता जिस एल्गोरिथम में वो ह्यूमनली रन हो रहा होता है। तो क्योंकि अब जैसे हम ह्यूमन है ना, अगर तुम्हारे सामने दो टेक्स्ट आएंगे, एक ह्यूमन जनरेटेड और दूसरा चैट जीपीटी जनरेटेड, और उसको प्लेजरिज्म निकाल भी वो कर दिया हो, उसको उसको क्लियर कर दिया, तब भी तुम
डिटेक्ट कर लोगे तो नहीं कर कंप्यूटर। सकते। अनम उससे भी आगे के टूल आ गए हैं जो ह्यूमन हम्म बेस्ड है। मतलब एक ऐसा टूल भी है जो ह्यूमन बेस्ड है, आपके टेक्स्ट को बिल्कुल मॉडिफाई कर देगा, जो कि आप, जैसे इसने प्लेजरिज्म की बात करी है ना, जब आप एआई जनरेटेड भी करोगे ना, आप उस टूल के अंदर भी डालोगे कि एआई जनरेटेड तो नहीं है, नो, वो बिल्कुल कहेगा कि एआई जनरेटेड नहीं है। वो ह्यूमन बेस्ड टेक्स्ट होता है बिल्कुल। वो कर ही नहीं सकता कि वो आपको एआई जनरेटेड दिखाए। मतलब हाँ नहीं, मैं उसको यूज कर रही हूँ, इसी तरह का एक टूल यूज कर रही हूँ जो 100% उसको प्लेजरिज्म फ्री नहीं, बताता है। नहीं वो प्लेजरिज्म टूल नहीं है। वो टूल ये है कि आप उसको ये कहें कि ह्यूमन बेस्ड टेक्स्ट कर दो उसको टोटल, वो हम्म बिल्कुल ह्यूमन बेस्ड टेक्स्ट कर देगा। उसमें प्लेजरिज्म का चक्कर नहीं आता, उसमें आप ह्यूमन बेस्ड टेक्स्ट करो तो वो बिल्कुल ह्यूमन बेस्ड टेक्स्ट टेक्स्ट लिख कर देता है। जिसमें आप अगर उसको कहते हो प्लेजरिज्म, तो वो चेक करता है। फिर एक टूल होता है जो एआई जनरेटेड टूल होता है, अब जो कहता है कि एआई जनरेटेड तो नहीं है, उसको भी वो कहता है नहीं, ये ह्यूमन बेस्ड है। तो आप लोग सर्च करें गूगल पे, ये सारे पढ़े हुए हैं, इनके कोड भी पढ़े हुए हैं, तो आप लोग नहीं, ये दे। एक काम ये करना कि अभी जो तुम जिस टूल की बात कर रही हो ना, उसको 7 PM वाली क्लास में शेयर कर दो, या फिर मेरे पास व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं उसको शेयर कर दूंगी। ठीक है। हाँ चलो ठीक है, ठीक है जी। ओके, अल्लाह ओके हाफिज। फिर, अल्लाह हाफिज।